नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार आने वाले हमारे 2024 के इलेक्शंस में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, क्या फैक्ट्स हैं। हंसी नहीं, मजाक की बात नहीं है, ये एक सीरियस टॉपिक है और जो भी फैक्ट्स हैं चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। जो भी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि क्या हमारे जो पीएम है, मौजूदा पीएम, उनको रिप्लेस करके नीतीश कुमार नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं। और अगर वो नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, और अगर वो नेक्स्ट पीएम नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं, और क्या उनके अलावा कोई और भी नेक्स्ट पीएम बनने के लायक है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है कि कौन हमारे पीएम होंगे, इसमें डायरेक्टली हम लोग तो वोट करते नहीं हैं, बट जो प्राइम मिनिस्टर का फेस होता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है और कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर हमारी पार्टी जीतती है, ये जो अनाउंसमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी की बुनियाद पे जो लोग हैं वो मैक्सिमम टाइम पे वोट देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने कौन से काम किए हैं। नीतीश कुमार अभी बिहार के मौजूदा चीफ मिनिस्टर है और वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर एक बार नहीं बने, 3 बार बन चुके हैं। ये उनका तीसरा टर्म है। नीतीश कुमार जो बिहार के पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम पे बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा गुंडा राज चल रहा था। गुंडा राज इन सेंस की जो गुंडागर्दी होती है वो खुलेआम सड़कों के ऊपर होती थी, लोगों को गोलियां मार दी जाती थी। जो पुलिस वाले होते थे उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी दिखता नहीं था। उसके बाद जब नीतीश कुमार जीत कर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो बहुत सारे सुधार आते हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए लालू यादव के एरा से, तो लालू यादव के एरा में और नीतीश कुमार के एरा में आसमान जमीन का फर्क है। नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो अराजक तत्व होते हैं वो बहुत हद तक कम हो गए थे। यहाँ पे मैं कंपेरेटिवली वर्ड यूज कर रहा हूँ। लालू यादव से तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था नीतीश कुमार ने, और पिछले 1 दशक में बिहार का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक्चुअली रिमार्केबल है। पहले बहुत कम डेवलपमेंट था, बहुत कम डेवलपमेंट था। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बेरोजगारी थी, लोग भूखे मरते थे। वैसे तो बेरोजगारी अभी भी है, लेकिन 10-12 साल पहले जो बेरोजगारी का लेवल था और जो अभी है वो बहुत कम है। बिहार के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला वो था लॉ एंड ऑर्डर में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे पहले बहुत कम, बहुत पुअर क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे, लेकिन अब ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब देखिए, ऐसा तो था नहीं कि नीतीश कुमार शुरुआत से ही सिर्फ अकेले लड़ रहे थे, तो कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर डेवलपमेंट किया। तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू और बीजेपी, इन दोनों का कोलिशन गवर्नमेंट चलता था। अब इस कोलिशन गवर्नमेंट के कारण ही जो बिहार के अंदर डेवलपमेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन हुआ, जो पीस मेंटेन हुआ, इसका जो श्रेय है वो दोनों पार्टियों को जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नीतीश कुमार आखिर पीएम कैसे बन सकते हैं, मतलब ये कोई बड़ा नाम नहीं है, हमारे देश के अंदर इससे भी बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद है, वो पीएम क्यों नहीं बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो सियासत का खेल होता है ये बड़ा ही पेचीदा होता है। इसको आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हो और ऐसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां आप जानना चाहते हो, मैं आपको रेफर करना चाहूंगा अम्मा जयललिता कैसे बनी, इसके ऊपर ये एक ऑडियो बुक जो कि आपको मिलेगा कुकू एफएम के ऊपर। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इस तरीके के और भी ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है, उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है, और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, बट अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपीज़। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज कीजिए। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक्चुअली हमारे पास नहीं, जो ऑपोजिशन है उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो कुछ जो हाईलाइटेड लीडर्स हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। इन तीनों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ममता बनर्जी को एक तरफ रख के देखते हैं कि क्या वो पीएम बन सकती है। ममता बनर्जी के पीएम बनने में क्या क्या रोड़े आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि वेस्ट बंगाल के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस इन सेंस कि जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत लोगों की तो हत्याएं कर दी जाती है और सरेआम हत्याएं होती है, और ये एकदम आम बात है। और ये जो वायलेंस है वो पूरे देश के लोग देखते हैं किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो वायलेंस है वो चल रहा है। तो इसलिए अगर ममता बनर्जी को फेस बनाया जाता है पीएम कैंडिडेट का, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग उनके नाम पे वोट देंगे। अगर ममता बनर्जी को पीएम बनना भी है तो उनको अपना सीएम का पद छोड़ना होगा, और सीएम का पद छोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उनके पास एक अल्टरनेटिव हो। और अगर अभी वेस्ट बंगाल के मौजूदा हालात को देखा जाए तो ममता बनर्जी अगर सीएम पद से रिजाइन करती है तो उनके पार्टी में उनके अलावा और भी कोई सीएम बनने के लायक है नहीं, क्योंकि अगर वो पीएम कैंडिडेट होगी तो सीएम के नाम पे उनके पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा, और इसके कारण जो बीजेपी है उनको बहुत ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर फायदा होगा। उनकी जो पार्टी होगी वो जीत जाएगी,
जो कि ममता बनर्जी कभी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में आ जाती है तो फिर ममता बनर्जी कभी नहीं जीत पाएगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल नेक्स्ट पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं? अगर सारे के सारे ऑपोजिशन एक साथ मिल जाए और एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल एज अ पीएम कैंडिडेट, तो क्या वो पीएम बन पाएंगे? सबसे पहला रोड़ा तो यही निकल के आता है कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं कांग्रेस के। जैसा कि आप जानते हो कि दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है कांग्रेस। दूसरी तरफ जो पंजाब है वहां पे भी उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कांग्रेस ही है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस वाले कभी भी रेडी होंगे अरविंद केजरीवाल को पीएम फेस के तौर पे। अब दूसरा चीज़ ये निकल के आता है कि जो अरविंद केजरीवाल है, और दूसरा रीज़न ये निकल के आता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना सीएम पद छोड़ते हैं दिल्ली के अंदर से, तो फिर उनके अलावा और कौन सीएम बन सकता है? फिर उनकी पार्टी का जो है वो पतन हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल का जो बैक स्टैबिंग करने का फीचर है, स्पेशल फीचर जो कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि लोग उनके नाम पे वोट देंगे। और अरविंद केजरीवाल का जो फेस वैल्यू है वो बस दिल्ली और पंजाब और आसपास के एक दो स्टेट्स में ही है, और इंडिया के जो बाकी के स्टेट है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो जाता है। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, राहुल गांधी। हंसने वाली बात नहीं है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। क्या राहुल गांधी हमारे नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं? राहुल गांधी के पास जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि उनका फेस वैल्यू अच्छा है। अब वो चाहे जिस वे में भी हो, लेकिन इंडिया के अंदर उनका जो फेस वैल्यू है वो अच्छा है। लोग उनके नाम पे वोट दे सकते हैं, मैं कह रहा हूँ दे सकते हैं। वो बात अलग है कि लोग उनको पप्पू कह के ट्रोल करते हैं, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो, ये कह के ट्रोल करते हैं, या फिर ये कह के ट्रोल करते हैं कि राहुल गांधी जो है वो आटा खरीदने लीटर के भाव में जाते हैं। ऊपर से जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट वगैरह वो तो यही चाहेंगे कि राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट हो। अब भले कांग्रेस पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट हो, क्योंकि उनके नाम पे कोई वोट नहीं मिलेगा और पार्टी हार जाएगी। क्योंकि हमारे देश को चलाना एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकाल लो जैसा आसान नहीं है। मानते हैं कि आप लोगों को हंसा सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, लोग आपसे एंटरटेन होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आपको वोट भी दे देंगे। ऊपर से जो गांधी फैमिली है उनके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे स्कैम के केसेस चल रहे हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड का केस, तो इसके कारण भी लोग वोट देने से कतराएंगे। अब हालांकि इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है एक तो वो कम है और दूसरा उनके नाम पे ऑलरेडी बहुत सारे स्कैम हो रखे हैं। तो इस कारण से लोग बाकी और जो कैंडिडेट हो सकते हैं पीएम के, उनके नाम पे वोट नहीं देंगे। तो लास्ट जो ऑप्शन बच जाता है वो बच जाता है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार क्यों ऑप्शन बच जाता है? क्योंकि पहला तो नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर डेवलपमेंट किया है कंपैरेटिवली, दूसरा कि नीतीश कुमार के बिहार के सीएम बनने के बाद अभी तक कुछ खासा ऐसा किसी स्कैम में उनका जो नाम है वो नहीं जुड़ा है, तो इस कारण से उनका जो इमेज है वो क्लीन है। नीतीश कुमार बिहार का जो सीएम पोस्ट है उससे रिजाइन भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि आप जानते हो कि जदयू ने आरजेडी के साथ अलायंस किया है, तो जो लालू यादव के सुपुत्र हैं उनको वो सीएम बना के खुद सीएम पद से रिजाइन कर सकते हैं। तो घूम फिर कर यही एक ऑप्शन ऑपोजिशन के पास बच जाता है जिसको वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। अब बहुत लोग मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि नीतीश कुमार आखिर पीएम कैसे बन सकते हैं, वो तो भी बिहार के मौजूदा सीएम है, और मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार बनेंगे? वो ऐसे कि नीतीश कुमार ने ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार ऑलरेडी कैंपेनिंग कर रहे हैं पीएम पद के लिए। पटना का जो इनकम टैक्स गोलंबर है वहाँ पे हमने होर्डिंग्स लगे हुए देखे, बोर्ड लगे हुए देखे, पोस्टर्स लगे हुए देखे कि जो भी डेवलपमेंट हमने बिहार में किया है वो हम लोग पूरे इंडिया में करेंगे। अब इसके लिए जो बाकी पार्टीज हैं उनकी सहायता चाहिए होगी, उनका जो समर्थन है वो भी चाहिए होगा। तो नीतीश कुमार ने ऑलरेडी बाकी जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया है। जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ के लीडर से उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया, राहुल गांधी से उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया, और भी जो लीडर्स हैं उनसे ही जाके वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मीडिया के अंदर इस बात से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा है कि हाँ नीतीश कुमार नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं या डिनाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नीतीश कुमार है वही नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं सारे अपोजिशन को मिलाकर। अब बात करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार टिक पाएंगे? क्या नीतीश कुमार का जो फेस वैल्यू है वो नरेंद्र मोदी की जितना है? क्या नीतीश कुमार को अगर पीएम फेस बनाया जाता है तो जो बाकी के पार्टी से उनको वोट मिलेगा? अभी तक तो मैंने आपको नीतीश कुमार के पॉजिटिव्स गिनाए, चलिए उनके नेगेटिव्स भी गिना देते हैं। सबसे पहला बात, नीतीश कुमार के पास जो क्रेडिबिलिटी है वो है जीरो। उनके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में, कभी वो राजद के साथ अलायंस करते हैं, कभी बीजेपी के साथ करते हैं, फिर बीजेपी को छोड़ के वापस आरजेडी के पास आते हैं, फिर से वापस से आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के पास जाते हैं। और जब भी वो एक पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ते हैं तब वो यही कहते हैं कि वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन फिर से वो वापस उसी पार्टी के साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं। अगर इनका जो फेस वैल्यू है वो कंपेयर किया जाए नरेंद्र मोदी से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
मतलब आप नरेंद्र मोदी का जो फेस वैल्यू है उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हो नीतीश कुमार के फेस वैल्यू से। जो नरेंद्र मोदी है वो एक नेक्स्ट लेवल के लीडर है, उनको एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है। जो बाकी के देश है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट्स हैं, वो नरेंद्र मोदी को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते हैं और वो लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है या फिर ऐसे ही PR स्टंट है, नहीं। बाकी के जो कंट्रीज वो एक्चुअली में नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते हैं और वो लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है आपको पता है? जो इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी है, वो जिस तरीके से इंडिया ने हैंडल किया है जियो पॉलिटिक्स को, उसके कारण ही जो नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू वो और भी ज़्यादा बढ़ा है। जैसा कि जो यूक्रेन वर्सेस रशिया का वॉर चल रहा है उसकी बात कर लो, या फिर जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था उसकी बात कर लो, या फिर जिस तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह को हैंडल किया गया है उसकी बात कर लो। मानता हूँ मैं कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है, बढ़ा है इन्फ्लेशन, लेकिन अगर उसको कंपेयर करके देखा जाए बाकी के कंट्रीज से तो कंपैरेटिवली कम है। बाकी के कंट्रीज जहाँ पे कि लोग 24-24 घंटे 2-2 दिन तक लाइन में लग रहे हैं पेट्रोल के लिए, जो बाहर के देश उन्होंने अपना दिवालिया घोषित कर दिया है, वहीं पे दूसरी तरफ भारत ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। हम रशिया से कम प्राइसेस पे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि रशिया से कम प्राइस पे क्रूड ऑयल खरीदने के बाद भी हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल का भाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये एक अलग ही सेगमेंट है, ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। आप इंडिया के किसी भी रिमोट लोकेशन पे चले जाओ, वहाँ पे लोगों से किसी भी नेता का नाम पूछो, किसी नेता का नाम उनको मालूम हो या ना हो, मोदी उनको जरूर याद रहता है। तो नरेंद्र मोदी का जो फेस वैल्यू है उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि बाकी की जो कंट्रीज के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स है, वो भी नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू को मैच नहीं कर सकते हैं और ये एक रियलिटी है। तो अभी के लिए नीतीश कुमार का हमारा PM बनना तो मुझे इम्पॉसिबल दिख रहा है। हो सकता है कि बाद में जाके धीरे धीरे उनका जो फेस वैल्यू है वो बढ़े, या फिर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें से कुछ पार्ट काटने में वो लोग कामयाब हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका मेन रीजन यही होगा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, वो अपने लोगों के साथ खड़ा हो ही नहीं पाती है। बीजेपी के जो लीडर्स है वो अपने लोगों के साथ कभी खड़े ही नहीं होते हैं। जब भी उनके पार्टी के साथ कुछ भी होता है वो लोग सीधा सिर्फ एक ही काम करते हैं, सस्पेंड। ये हमारे पार्टी का नहीं है। और हाथ खड़े करने में बीजेपी के जो लीडर्स है वो टॉप आते हैं। अब देखना ये होगा कि जो ऑपोजिशन वाले हैं वो इस चीज़ का कितना फायदा उठा सकते हैं, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कितना काट सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी से नाखुश हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर रही है, जिस तरीके से वो लोग इंटरनल अफेयर्स को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से बहुत सारे लोग खफा भी हैं। जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं उनको अगर साइड कर दिया जाए तो जो नए नए वोटर्स आए थे, जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग खफा है। तो हो सकता है कि बीजेपी का जो ये वोट का पोर्शन है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होगा तो जो मोनोपोली है वो बढ़ जाएगा। जो भी करंट रूलिंग पार्टी होगी वो अपना मोनोपोली करेगी, अपने मन से जो मन में आएगा वो करेगी, क्योंकि अपोज करने के लिए जो ऑपोजिशन होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उनको गलतियों को कौन हाईलाइट करेगा, उसको पब्लिक डोमेन के अंदर कौन लेकर आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हमेशा मौजूद हो, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि जिस दिन रूलिंग गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा सीट आ जाएंगे और ऑपोजिशन कमज़ोर हो जाएगा तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हम सब जो देश की जनता है उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर वो लोग किसी की नहीं सुनेंगे, उनके मन में जो भी आएगा वही करेंगे। तो अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और आप अपनी भलाई चाहते हैं, हमारे देश की भलाई चाहते हैं, तो यही मनाइएगा कि जो ऑपोजिशन है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में उभरे। और अगर आप एक कांग्रेस सपोर्टर है तो भी आप मनाइएगा कि जो ऑपोजिशन है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो, वरना देश का तो बुरा हाल होगा ही, आपके जेब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये जो पॉलिटिक्स की चीज़ें होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसको आसानी से समझने के लिए और इस तरीके की और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए कुको FM के ऊपर रजिस्टर करें और मेरे सजेस्टेड ऑडियो बुक्स को रेफर करें।